नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। 2022 के विधानसभा चुनाव होने में अब महज 6 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सियासी पार्टियां जाति और धर्म के गणित में लगी हुई हैं। राजनीति में अचानक ब्राह्मण समुदाय पर फोकस बढ़ गया है। बीजेपी जहां राम नाम के सारे प्रबुद्धों को अपने पास बनाए रखना चाहती है, तो वहीं पार्टी हर मंडल में प्रबुद्धों के साथ संवाद कर रही है। साथ ही समाजवादी पार्टी श्याम और परशुराम के सहारे हैं। पार्टी के ब्राह्मण नेता अचानक से एक्टिव हो गए हैं और इन सबसे इतर बीएसपी है, जिसे 14 साल बाद एक बार फिर से ब्राह्मणों की याद आ गई है। मायावती ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अपने सबसे खास सतीश चंद्र मिश्रा को लगाया है। सतीश मिश्रा बीएसपी के ब्राह्मण नेताओं की टीम लेकर इस वक्त यूपी के शहर शहर सम्मेलन कर रहे हैं। पार्टी एक बार फिर से दलित, ब्राह्मण और मुस्लिमों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे वक्त तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के उठता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटर आखिर किधर जाएगा। तो राजनीति में एक बार फिर से ब्राह्मण केंद्र में आ गया है। आखिरकार इसकी वजह क्या है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने क्या कुछ कहा है और उनके बयान के मायने क्या हैं, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। पहले सुनिए मायावती ने क्या कहा है। अब तो जब आगे सरकार बनेगी, केवल उनके रख रखाव का ध्यान रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की सभी धर्मों के लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यदि कुछ धर्म के लोग ये चाहते हैं कि उनके भी संतों गुरुओं को आदर सम्मान मिले, तो उनको भी मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। दलित, पिछड़े वर्ग और आदिवासी समाज में जो संत गुरु महापुरुष हुए हैं उनको तो मैंने आदर सम्मान देकर अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन इसके अलावा अन्य वर्गों में से जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे संतों, गुरु और महापुरुषों का भी आदर सम्मान किया जाए, तो उनकी धार्मिक भावनाओं का खास तौर से हम लोग सम्मान करते हुए उनको भी पूरा पूरा आदर सम्मान दिया जाए। तो मायावती के बयान के मायने क्या हैं? 14 साल बाद बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों की याद कैसे आ गई और ब्राह्मण चुनाव आते ही केंद्र में एक बार फिर से चर्चाओं में क्यों हैं? बताते हैं और आपको बता दें कि मायावती ने शिरकत की प्रबुद्ध सम्मेलन में और समापन इसका हो गया। तमाम जगहों पर प्रबुद्ध सम्मेलन किए गए। साथ ही साथ बीजेपी पर भी इस बात को लेकर के विरोधियों के आरोप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी अब प्रबुद्ध सम्मेलन करने के लिए मजबूर हुई है। खासतौर पर बीएसपी का संकेत यही कि बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर आगे चलेगी। 2007 का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है और क्या तमाम पार्टियां उसी फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन बात अगर ब्राह्मणों की हो तो एक लंबा वक्त हो गया जब ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। इस बात को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। मायावती ने कहा है कि 2007 के फॉर्मूले पर पार्टी आगे चल रही है और साथ ही साथ उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि सभी संतों, महापुरुषों अगर उनकी सरकार बनी तो सबका सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों के महापुरुषों का, संतों का सम्मान उनकी पिछली सरकार में हुआ। अब अगर उनकी सरकार बनी तो बाकी के वर्गों के भी संतों, महापुरुषों का सम्मान होगा। समाजवादी पार्टी के अपने तरीके हैं और साथ ही साथ बीजेपी के अपने तरीके इस चुनाव में जाने के, लेकिन सबके तरीके में ब्राह्मण कहां हैं? कैसे ब्राह्मण राजनीति में अचानक से आ गया और लगातार क्यों आरोप लगे कि जो है बीजेपी पर कि ब्राह्मणों साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और ये तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन इन सब के बीच आज इस बात को लेकर के चर्चा कि आखिरकार राजनीति के केंद्र में जब ब्राह्मण हैं
तो पार्टियां इसे किसी तरीके से देख रही हैं और कैसे अब आगे बढ़ेंगी 2022 के चुनाव को लेकर के? ब्राह्मण क्या वाकई सत्ता के केंद्र में होगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त है, उससे आपका तारुफ करवा दूं। धर्मेंद्र राय हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ मनोज मिश्रा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुधाकर सिंह कश्यप हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले धर्मेंद्र राय, आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं कि आप लगातार ये कहते रहे कि हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बहुजन समाज पार्टी आक्रामकता के साथ इस बात को कह रही है कि ब्राह्मणों के साथ भाजपा के राज में भी अच्छा नहीं हुआ और ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ समाजवादी पार्टी के शासन में भी। धर्मेंद्र राय के बाद में जाऊंगा, सुधाकर सिंह जी के साथ शुरुआत करूंगा। सुधाकर जी, कैसे आप बीएसपी सुप्रीमो के बयान को देख रहे हैं? और जैसे ये कहा जा रहा बीएसपी की तरफ से कि उनका सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला एक बार फिर से इन चुनाव में काम करेगा। कश्यप जी, सुधाकर सिंह जी, सुधाकर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है सुधाकर जी तक आवाज नहीं जा रही। मनोज मिश्रा हमारे साथ हैं। मनोज मिश्रा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक बार अचानक से ब्राह्मण केंद्र में हैं, सेंटर में आ गए और चर्चाओं में हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों के लिहाज से? जरा समझाइए हमें। हेमंत जी, मुझे लगता है कि मायावती जी ने आज जिस बात का जिक्र किया महापुरुषों की मूर्ति से लेकर के, और उन्होंने बड़ी साफगोई से स्वीकार भी किया, और भविष्य में 2022 में अगर उनकी सरकार आती है तो 2007 का भी जिक्र करना नहीं भूली, क्योंकि 2007 में एक मैसेज था, एक सामाजिक या ये कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण को बैठा करके। तो इसमें अकेले मायावती नहीं लगी हुई हैं, अखिलेश यादव ने शुरुआत की अयोध्या से, गोरखपुर से, और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बौद्धिक सम्मेलन कर ही रही है, चाहे वो मंडल स्तर की बात कर ले, जिला स्तर की बात कर ले। विगत 4.5 वर्षों में अगर 1.5 वर्ष की हम बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत या ओरिजिन ऑफ भारतीय जनता पार्टी का बात कही, डॉक्टर जोशी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ब्राह्मणों को का जो जनाधार था या ब्राह्मण का इसके साथ जुड़ाव था, लगाव था, वो सारी चीजें भाजपा के साथ ही था। लेकिन आपने एक बात को और जिक्र किया था कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। लगभग मैं 31 साल की बात इसलिए कह सकता हूं कि नारायण दत्त तिवारी और कांग्रेस की सरकार के बाद इस बातों पर चर्चा होती रही, लेकिन बड़ा प्रदेश है, सभी पार्टियां जाति समीकरण का ध्यान रखती हैं और उनको ब्राह्मणों के नाम पे बात करने में, हेमंत जी, मैंने एक समय वो भी देखा है जब बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन 1.5 वर्ष का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस पर ये चर्चा या आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा है, और उस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी लगातार हिट कर रही है। मायावती का सवर्ण समाज के साथ और दलित समाज के साथ एक सामाजिक वैचार की बात, टिकट वितरण की बात, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मायावती मूलतः लेके चलती और संदेश देती है। आज के बैठक में उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की और सभी प्रयास कर रहे हैं। आज अब आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर के जातीय समीकरण पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि उत्तर प्रदेश और बिहार बातें हम कितनी भी कर लें, लेकिन जब चुनाव आएगा टिकट वितरण को लेकर के सारी चीजें कहीं न कहीं हमको देखना पड़ता, वोटरों की संख्या से लेकर के रुझाव लगाव पर, तो ये उसी की शुरुआत है। चलिए मनोज जी, आपने ये बात महत्वपूर्ण कही है कि कैसे आखिरकार नारायण दत्त तिवारी के बाद में कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नहीं हुआ। हमारे साथ सुरेश चंद्र जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सवाल इस बात को लेकर के कि आप देखिए मंच से मायावती के हाथ में त्रिशूल, और क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ पर है? ये तो आप एक सही बात, ये तो 2006 में हो चुका है हमारा जी। ब्राह्मण समाज महासम्मेलन हुआ लखनऊ में 2006 में जी। उसके बाद जब वहां पर मेरे ब्राह्मण समाज के आदमी, और मैं तो ब्राह्मण समाज को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और उन सभी साथियों का जो अग्रणीय माने गए हैं, जो सम्मानित वर्ग हैं इस देश में, कि उन नया काम शुरू कर दिया 2006 से, और कहो तो 1993 से
क्योंकि 1993 बाकी वर्ग सम्मानित नहीं है क्या सुरेश जी? जी सुनिएगा, मैं एक मिनट में कह देता हूँ अपनी बात। जी मेरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिन लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता था इस देश में, हाँ, उनको सम्मान दिलाने का काम शुरू कर दिया है। 1993 से हमारे साथ रामवीर सिंह उपाध्याय जैसे ब्राह्मण, ब्रजेश पाठक जी जो आज बीजेपी में है, वो लोग हमारे साथ थे, और ठाकुर जयवीर सिंह जैसे ठाकुर हमारे साथ थे, सुधीर गोयल जैसे पहले एमएलसी हमारे बने। सबसे पहला नंबर अगर एमएलसी में बना तो वैश्य समाज के सुधीर गोयल साहब का बना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो ये 2006 से ही सिलसिला है। तो आज माननीय बहन जी ने जो आप जिक्र कर रहे हैं, माननीय बहन जी ने उस चीज को और स्पष्ट किया जी कि जो में लोगों ने इस देश में गफलत फैलाई, तोड़ने का प्रयास किया इस भाईचारे को, जी चीज को और उन्होंने स्पष्ट किया। चलिए मैं आता हूं फिर आपके पास में, बाकी लोगों का भी एक कमेंट हो जाए। धर्मेंद्र राय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। धर्मेंद्र जी, आपने सुना बीएसपी कह रही है कि बाकी पार्टियों में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिला, हमारी पार्टी ने सम्मान देने का काम करेंगे, और 2007 के उसी फॉर्मूले पर बहुजन समाज पार्टी। चिंताएं कितनी है? देखिए 2007 में बसपा जी की सरकार बनी और उन्होंने दिया समाज की बहुजन है, बहुजन सुखा है, और लोगों ने विश्वास भी, लेकिन सबको लगा कि हमको चला गया, ठगा गया। जब उत्तर प्रदेश में ऐसा राजनीतिक वातावरण बना कि राजनीति को व्यापार बना दिया गया। राजनीति सेवा का माध्यम है, शुचिता पवित्रता का एक मार्ग पर राजनीति चलती रही है उत्तर प्रदेश की। लेकिन सर्वविदित है कि मायावती जी की सरकार में एनआरएचएम के घोटाले हुए, तमाम तरह के बड़े महंगे प्लॉट्स पेश किए गए। सत्ता किसी वजह से उन्होंने किसी विश्वास जीत करके सबके विश्वास को धोखा मिला, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे दलित ही क्यों ना हो। दलित को छोड़ करके और उन्होंने केवल दौलत पर ध्यान दिया और दौलत कमाने पर लग दिया। आज भी उनको यह बात अपनी कहनी पड़ती है कि हम अपने कोऑर्डिनेटर को हमने निकाल दिया है कि वह पैसे की मांग करता है। क्या पैसे की मांग कोऑर्डिनेटर ऐसे करता है? तो पूरा समाज जानता है कि बहुजन समाज पार्टी का क्या चरित्र है। और आज ब्राह्मण प्रेम, अब हमको बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा। ब्राह्मण प्रेम छलका है और उन्होंने साफ किया है कि हम जब भी मुख्यमंत्री बनाएंगे वो दलित समाज ही हमारा उत्तराधिकारी होगा। फिर ब्राह्मण समाज, हम तो भारतीय जनता पार्टी कभी इसमें विश्वास नहीं रखती, न जात में न मजहब में। वह तो सभी जिसमें योग्यता है, क्षमता है, जिस भी जात में वह तत्कालीन नेतृत्व होता है। पिछड़ों के नेता हमारे आदरणीय कल्याण सिंह जी जो अब नहीं हैं वह मुख्यमंत्री हुए, हमने राम प्रकाश जी हमारे मुख्यमंत्री हुए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, आदरणीय आज पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं। आगे बहुत सारे लोग हों, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी थे, डॉक्टर महेंद्र पांडे जी थे, आज स्वतंत्र देव जी हैं, इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य जी थे। तो हम जो सोशल इंजीनियरिंग है और हम सबको मौका देते हैं बार बार, हम किसी एक के लिए कुर्सी आरक्षित नहीं रखते कि हाँ इसी वर्ग का होगा, इसी की राजनीति होगी। समाज सबका है, वह ब्राह्मण का भी है, वह दलित का भी है, वह पिछड़े का भी है, सभी का है। यह समाज सबका है, सत्ता में सबका। जी सुधाकर सिंह कश्यप जी, जल्दी से एक टिप्पणी जो जी आता हूं। धर्मेंद्र जी मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। सुधाकर जी कर सकते हैं, हमारी बात पूरी हो जाने जी बोलिए। वो आपकी बात में डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक करवाने की कोशिश करता हूं तब तक मैं। योगी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जो उत्तर प्रदेश में विकास के काम हुए हैं, आज सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो इसलिए हम बार बार आप विकास की बात मत गिनाइए, ये झूठा पुलिंदा आप मत रखिए। आप तो सभ्य व्यक्ति है धर्मेंद्र जी, आपके मुखार बिंदु से शोभा नहीं लगती है जुमले। हम आपकी बात आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो जो आपके मुखार बिंदु से शोभा नहीं दे रहे हैं जुमले, ये सुनाना है, आप रख के आते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे दर्शक हैं इंडिया न्यूज के, हम
अब उनके माध्यम से हम अपनी बात जनता को के सामने रखना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो सपा या उसके पहले कांग्रेस का जननी है, केंद्र से लेकर के पूरे जब की सत्ता आती है, चाहे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए वहां क्या धर्मेंद्र जी मैं वापस आ जाऊंगा। धर्मेंद्र जी आज उत्तर प्रदेश में राजनीति एक अच्छे दौर में एक अच्छे स्थिति में दर्ज क्यों हो रहा है? एक राजनीति का जो अर्थ होता है, आप विपक्ष की भूमिका में सकारात्मक भूमिका निभाइए, आप रटे रटाए शब्दों के साथ लेकर आते हैं, यह तो कतई राजनीति में नहीं चलता। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। सुधाकर कश्यप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी मैं सुन रहा हूँ। जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए एक बार फिर से ब्राह्मण जो है वो चर्चाओं में है, और क्या इसकी वजह यह है कि तमाम पार्टियां ब्राह्मणों के वोटों पर निगाह लगाए हुए हैं? आपकी पार्टी कहां है? क्योंकि आपकी पार्टी को तो जाना जाता था कि आप उस समीकरण पर चलते हैं, मुस्लिम और यादव के समीकरण पर, एमवाई समीकरण पर, और अब इस बात को लेकर के बाकी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। जी नहीं, ये आप कह रहे हैं जी, ये आप कह रहे हैं कि हम उस पर चलते हैं, लेकिन अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सम्मानित साथी भाषण दे रहे थे बड़ा लंबा चौड़ा, इन्हीं का मैं आज एक सुझाव इनको दे रहा हूँ। बहुत अच्छा ताजा सुझाव है। जहाँ ये स्वागत है आपके भारतीय जनता पार्टी, तो मैं शालीनता से इनसे जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद रहे हुकम सिंह बाबू एक्सपायर होते हैं, तो वहाँ मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, और वहाँ देश के रक्षा मंत्री पहुंच जाते हैं। सुरेश राणा कैबिनेट मंत्री है इनकी भारतीय जनता पार्टी के, थाना भवन से आते हैं, तो उनके यहाँ पे ये लोग मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। और एक पिछड़ी जाति का कच्चर व्यक्ति इन्हीं की पार्टी में विधायक चरथावल पूर्व मंत्री रहा विजय कश्यप, उस बेचारे के आंसू पहुंचने तक के लिए यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक व्यक्ति एक कार्यकर्ता उस गरीब के घर ढेली पर नहीं जाता है। तो यही तो इनके यहाँ प्रेम है पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ी जाति के लिए, यही सम्मान भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इनके पास अब शेष बचा क्या है? जहाँ ये जुमलेबाजी, ये धर्मेंद्र भाई बड़े सभ्य व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, तो इनके मुखार बिंदु से जुमला सुनाना अच्छा नहीं लगा कि जो विकास की बात ये कह रहे हैं, ये कोविड-19 में इन्होंने कौन सा अस्पताल बना दिया, कौन सी वैक्सीन दे रहे हैं ये, और कौन सा इन्होंने वेंटिलेटर दे दिया, कौन सा बेड बना दिया, कौन सा ऑक्सीजन। लेकिन सुधाकर जी आज हम डिबेट, देखिए विकास पर हम डिबेट करते रहे हैं, आज हम मौजूदा राजनीति पर बात करें और ब्राह्मणों को लेकर के। जी आयुषी इनके प्रश्न का उत्तर भी तो देना जरूरी है ना जी भाई, इन्होंने तो विकास का भंडारा ठीक है, लेकिन संक्षेप में जी। लेकिन अब जहाँ जातिगत की बात आती है, समाजवादी पार्टी के अंदर कोई जाति विशेष की बात नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसको क्या रूप दे दें, ये इनका काम है। मोदी जी कहे तो मुमकिन है, बाकी देशद्रोही है, पुराना नारा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो पारदर्शिता सामने है। 2022 के दिन ज्यादा दूर नहीं आ रहे हैं। 2022 बिल्कुल सामने आ जाएंगे 2022। इनको आपको चश्मा आईना आपको दिख जाएगा। और दूसरी बात बता रहा हूँ कि 18 अक्टूबर 2021 में अभी हाल में कश्यप समाज का महासम्मेलन जनपद मुजफ्फरनगर के डीएवी इंटर कॉलेज मैदान बुढ़ाना में है। आप देखना कितना बड़ा जनसैलाब खड़ा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर इनके सम्मान की बात करी जाए तो आप ये घुस के देखें ना मुजफ्फरनगर जिले में इनके विधायकों का हाल क्या हो रहा है, इनके मंत्रियों का हाल क्या हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। और ये जनता ने दिखाया, आईना नहीं दिख रहा इनको, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या? ठीक है अभिषेक जी, ठीक है बताइए। अभिषेक जी आपने सबकी बात सुनी। अभिषेक जी एक बार फिर से ब्राह्मण चर्चाओं में हैं और आपकी पार्टी भी लगातार कर रही है, क्योंकि देखिए आज मायावती ने सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और कहा तमाम पार्टियां ब्राह्मण विरोधी हैं। से माफी चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने वर्ग की बात नहीं की है, हमने सारे वर्गों की बात की है। मैं किसी ब्राह्मण की नहीं बात कर रहा हूं, मैं किसी क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं लेकिन आप ही की पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे हैं, वो ब्राह्मण का ये क्या सम्मान करेंगे जो इनके यहाँ पे बैठे हुए श्री माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का सम्मान नहीं कर पाए।
जिनके जिन जब जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कितना गौरवान्वित महसूस कराया, कितने लोग जीत करके आए सदन में, ये किसी से छुपा नहीं हुआ, और कैसे उनको हाशिए पे डाल दिया या किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो ये क्या ब्राह्मण का सम्मान करेंगे? मैं उदाहरण के तौर पर हरदोई की एक घटना याद दिला दूं उनको। अभी जब इनके यहाँ से मैराथन की दौड़ चल रही थी, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश चल रहा था, तो उसमें क्योंकि विधायकों को किनारे हटा करके केंद्रीय मंत्रियों को साथ ले लिया गया कि आप जाकर के जो काम किया गया वो गिनवाइए। तो हरदोई में इनके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जो टेनी जी, तो वहां पे एक ब्राह्मण व्यक्ति गया कि उसने मेरे ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे जबरन लाद दिए गए हैं, कृपया करके इनको संज्ञान लीजिए। जबकि इनके संगठन मंत्री ने भी फोन किया था उसके लिए, किसी ने सुध नहीं ली। और टेनी जी ने स्पष्ट नाराज होकर के कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, आप अगर कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष बोला करता है, तो इस ब्राह्मण को तुरंत ही बाहर निकालो भारतीय जनता पार्टी से। तो ये ब्राह्मणों का क्या सम्मान करेंगे? जो लोग ऐसे लोग बैठे हुए हैं चैनल पे कुछ और बताते हैं और वास्तविकता होती कुछ और है। दो बातें मैंने उदाहरण दे दी ब्राह्मणों के नाते इनको जी। दूसरी बात, अभी ये कांग्रेस पार्टी की पार्टी बता रहे थे, शर्म आनी चाहिए इनको। ये शहीदों के नाम पे कारगिल ताबूत घोटाला इन्होंने किया, दूर संचार घोटाला इन्होंने किया, अरुण शौरी निजी खिलाड़ियों का बेल आउट घोटाला इन्होंने किया, साइबर स्पेस इंफोसिस लिमिटेड घोटाला इन्होंने किया, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी आवंटन घोटाला इन्होंने किया, दिल्ली भूमि आवंटन घोटाला इन्होंने किया। नाम लेना चालू करो तो शायद इनके पूरा 1 घंटे समय खत्म हो जाए जी। अब दूसरी, मैं आपको तीसरी बात बताऊं, ठीक है? देखिए, अब मैं तीसरी बात, सबसे प्रमुख चीज संक्षेप में बिल्कुल जी, सबसे प्रमुख चीज है कि आप किसी एक वर्ग को क्यों देख रहे हैं? आप जनता के मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता आप आज की डेट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र इन सबके चक्कर में नहीं फंसना चाहती है कि आप जाकर के जब चुनाव आता है तो आरएसएस की गोद में बैठ जाते हैं, जाकर के चुनाव आता है तो रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय लेकर के आप बैठ जाते हैं। श्रद्धा दिल से होती है। अरे सुन लीजिए पहले मेरी बात खत्म हो जाए, फिर आप बोलिए। और मैं एक बात में लास्ट और कह दूं, जल्दी से पूरी कीजिए सर अपनी बात जी। बिल्कुल, आखिर जनता के मुद्दों पे हम बात क्यों नहीं करें? कांग्रेस पार्टी ने जनता के मुद्दों पे बात की है, सड़क से सदन तक बात की है, चाहे वो महंगाई पे बात हो, चाहे महिला सुरक्षा के मुद्दे पे बात हो, चाहे व्यापारियों के मुद्दे की बात हो, चाहे किसान मुद्दे की बात हो, चाहे बेरोजगारों के मुद्दे की बात हो, चाहे जो गौरववासी कोरोना काल में हो गए उनको रोजगार दिलाने के बात हो, चाहे उनके हकों की मांग की लेकर के हो। जो घोटाले इन लोगों ने कर दिए हैं, जो प्रताड़ित हुए लोग, वो क्या बताएंगे दूसरों को? लेकिन अभिषेक जी कहा जा रहा है कि जैसे ही आपके पास से ब्राह्मण छिटका, उसके बाद सत्ता भी आपकी दूर होती चली गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहावत कहते हैं साहब, अभिषेक जी क्या बोले जिसके 72 थे जी। अभिषेक जी, ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ब्राह्मण आपके पास से छिटके, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में आपकी सत्ता भी दूर होती चली गई। नहीं, देखिए, ये सोचने वाली बात है। जिसको जो कहता है कि भैया ब्राह्मण छिटक गए, तो ये उसकी अपनी सोच है, ठीक है? क्योंकि ये लोग तुच्छ मानसिकता, मंद बुद्धि वाले लोग हैं, क्योंकि इनके दूषित मानसिकता वाले लोग हैं ये लोग जी। चलिए, धर्मेंद्र जी से इस पर एक टिप्पणी लेता हूं। धर्मेंद्र जी, आप पर आरोप लगाए उन्होंने बहुत सारे कि आप क्या ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे? आप असल में कुछ और होते हैं, टीवी पर कुछ और बोलते हैं, ये कांग्रेस कर रही है। अभिषेक जी, एक मिनट, आपने जो आरोप लगाने, एक छोटा सा कमेंट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। एक छोटा सा कमेंट ले लो धर्मेंद्र जी, बिल्कुल संक्षेप में जी। मंद बुद्धि की बात कर रहे थे तो मुझे कांग्रेस का एक चेहरा याद आ रहा था, हम नहीं लेना चाहेंगे। सवाल यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत से चलती है, विचार से चलती आई है, और उसने जो कहा है वो किया है। देश को कभी धोखा देने का काम नहीं किया है। आज अगर ब्राह्मणों की बात करते हैं तो इस देश में जिस तरह से किए गए थे कश्मीरी पंडित, तो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी थी जिसने वह आवाज उठाई। आज भारत 70 वहाँ पूरे विश्व में यह दिखाया है कि वह ब्राह्मणों की हमदर्द पार्टी कौन है। सुरेश जी आपके पास जी। आप कश्मीरी पे मत जाइए, कश्मीरी पंडित पे मत जाइए। उत्तर प्रदेश के पंडितों का तो उद्धार हो नहीं पा रहा, कश्मीर को तो करने चल दिए।
भाई आप कश्मीर पे चले गए, उत्तर प्रदेश का बताइए ना कौन सा एजेंडा आपका धरातल पे है? 7 साल आपकी सरकार होने होगी, बताइए भयमुक्त समाज कहाँ है, भयमुक्त समाज कहाँ है, भयमुक्त समाज कहाँ है, टोल फ्री नंबर कहाँ है, आपका थाना ऐप कहाँ है, आपका सरकार कहाँ है, केंद्र में और उत्तर बताइए। प्रदेश में कभी मायावती चिल्लाती है, कभी अखिलेश जी, कभी अखिलेश यादव जी मुसलमान का जाट मुसलमान का, राजनीति नहीं होती। राजनीति में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी वर्गों, और ये बेटी को जला दिया जाता है, देखिए कहाँ की हाड़ी बार बार नहीं चल रही। सुन लीजिए ना उनको, धर्मेंद्र जी को सुन लीजिए के साथ जी। आपने कहा कि उत्तर धर्मेंद्र जी ठीक है, राज खत्म करेंगे, आपने सिर पर बैठा भी। आज योगी जी की सरकार में माफिया की हिम्मत नहीं है कि वह कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करे। जी ठीक है, मैं आता हूं सुरेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुरेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 1 मिनट आपस में नहीं, 1 मिनट आपस में नहीं। सुधाकर जी 1 मिनट शांत होइए। सुधाकर जी शांत होइए। सुधाकर जी शांत होइए। सुधाकर जी 1 मिनट शांत होइए। सुरेश जी क्या एक बार फिर से आप जाति के ट्रम्प कार्ड को लेकर चुनाव में जा रहे हैं सुरेश जी? और ये भी कहा जा रहा है सुरेश जी ये भी कहा जा रहा कि आपके तमाम जो बड़े नेता एक एक करके जाते रहे हैं, एक एक करके बड़े नेता बाहर जाते रहे, और आप ये भी आरोप है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज वहाँ शिव की पूजा होती है, आज वहाँ भगवान बुद्ध की। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद जब लौटेंगे तो चर्चा लगातार जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और बड़ी बहस में आज लगातार बात इस बात को लेकर के कि ब्राह्मण एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। ब्राह्मणों को लेकर के तमाम पार्टियों की अलग अलग राय क्या है, रणनीति क्या है, जरा इसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। सुरेश चंद्र जी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि मायावती ने कहा कि ब्राह्मण अब गुमराह नहीं होंगे, तो मेरा सवाल, कौन ब्राह्मणों को गुमराह कर रहा था, अब आप ब्राह्मणों को गुमराह होने से कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति है? और साथ ही साथ मैं आपको जानना चाह रहा था आपसे, जो सवाल मैंने पहले किया था, क्योंकि विरोधियों के आरोप ये भी रहे जिला पंचायत चुनाव प्रत्याशी नहीं उतारे, और इस नाते आपने भाजपा को लोवर देने की कोशिश की। देखिएगा ऐसा नहीं है जी, क्योंकि पंचायत चुनाव होते हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं, जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव होते हैं, ये राजनीतिक रूप के चुनाव नहीं होते, ना कोई पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करती है सीधा सीधा, इसलिए लाभ नहीं अर्जित हो रहा था। दूसरे जो ब्राह्मण वंश को सम्मान देने की बात है, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इससे बड़ा नारा किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है, और हम लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी ने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। और इतना ही नहीं, आज ये लोग जो कह रहे हैं गुंडागर्दी, तो क्या राजा भैया को बीजेपी ने बंद किया था या सपा ने बंद किया था या माननीय बहन जी ने बंद किया था? माननीय बहन जी वो न्यायप्रिय हैं जिन्होंने रमाकांत उमाकांत जो हमारा सांसद था आजमगढ़ से, उसने 2-4 दुकानों पर कब्जा करना चाहा, माननीय बहन जी ने अपने आवाज पर बुलाया और पुलिस को बुला करके उसको बंद कराया। इतना ही नहीं, और जब ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS IPS हैं, ये योगी साहब से डरते नहीं है। जब माननीय बहन जी दौरे पर जाती थी और जब उनको पता लग जाता था कि आज माननीय बहन जी इधर दौरे पर आ रही हैं, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते थे और कहते थे, जय 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 हनुमान, मायावती से जान बचाएं। ये होता है अनुशासन प्रशासन। क्या जनता मानती नहीं है इस बात को? आज मैं बीजेपी के विषय में क्या मुझे जानकारी नहीं देनी चाहिए? मुझे ब्राह्मण वंश को इन्होंने गुमराह नहीं किया बीजेपी वालों ने? क्या उनका मर्डर नहीं हुए? लखनऊ पर मर्डर बीजेपी ने ब्राह्मणों को गुमराह किया? जो 16-17 साल की लड़की को और उसके घर वाले को भी मर्डर कर दिया और उसको जेल में डाल दिया। क्या कमी थी? ये बताएं तो सही बीजेपी वाले लोग। योगी साहब दें तो अपना स्पष्टीकरण। इस तरीके से क्या मुझे नहीं बताना चाहिए
कि बेरोजगारी इस देश में बढ़ गई। 70 साल में यदि कुछ किया गया, उनको इन्होंने 7 साल में बेच दिया। पेट्रोलियम को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया, LIC को बेच दिया। जो नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का 19 जुलाई 1969 को, 50 साल पूरे नहीं चला पाए, आज ये हंस रहे हैं। लेकिन सुरेश जी ये भी कहा जा रहा है कि देखिए 2007 के बाद में आपको ब्राह्मण याद नहीं आए और अब सत्ता से दूर हुए तो फिर से ब्राह्मणों की याद आई और सत्ता आप हासिल करना चाहते हैं ब्राह्मणों के रास्ते से। क्या जयवीर सिंह ठाकुर हमारे साथ 2007 के बाद नहीं रहे? क्या सुधीर गोयल हमारे साथ नहीं रहे? क्या ये ब्रजेश पाठक आज जो बीजेपी में बैठे हैं, क्या ये हमारे साथ नहीं रहे 2007 के बाद? कौन सा नियम? तो फिर ये तो बात कहना उचित नहीं है। आपके आरोपों का जवाब लूंगा, लेकिन पहले सुधाकर सिंह जी एक छोटा सा कमेंट। मायावती के हाथ में त्रिशूल, मायावती के हाथ में त्रिशूल और ये कहा जा रहा कि अब बीएसपी जो है वो ब्राह्मणों को साथ लेकर के सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। आप क्या मानते हैं, क्या ये एक तरह का दबाव है जो है वो बीएसपी को लग गया कि सत्ता में आने का रास्ता ब्राह्मणों के पास से होकर के जाता है? सुधाकर जी अनम्यूट कीजिए। सुधाकर जी आपने अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सुधाकर जी आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कीजिए, अपने वीडियो को अनम्यूट कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है, आप बोलिए। देखिए, मैं दरअसल में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग हम लोगों को बोलने के लिए कहाँ बैठा रहे हैं? हमें कहाँ आप उत्तर देने का अवसर दे रहे हैं? आप तो सिर्फ हमारी फॉर्मेलिटी करा रहे हैं कि समाजवादी भी पार्टी अच्छी है, ये नहीं चलता है ऐसे। आप पूरा अवसर दीजिए, उत्तर दिलवाइए ना भारतीय जनता पार्टी से। मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूँ, मैं आपसे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप ये अवसर, मैं आपको अवसर नहीं दे रहा, क्या बराबर ही दे रहा हूँ? कश्यप साहब, मैं आपको बराबर ही अवसर दे रहा हूँ, आप जवाब तो दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बताए कौन सा भयमुक्त समाज है, कौन सी घटना मुक्त सरकार है, कौन सा इन्होंने इनके सरकार में बेटी को रात में मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया जाता है, इनकी पार्टी के नेताओं को आडवाणी जैसों को बंद करिए। आप बताइए कि कौन सी तारीख करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? आपको तो विधायक नहीं बना रही है भारतीय जनता पार्टी। आप जनता की निगाह इसको बरकरार रखिए, आप इसको बरकरार रखिए, क्योंकि ये बताइए, ये सब पुरानी बातें भी लोगों को ध्यान दिलाइए। आपके मुख्यमंत्री ने धारा ऐप बनाया, कहाँ है लागू? आप बताइए कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लगाया? आप बताइए कौन सा अस्पताल बनाया? आपने इतना धन जनता से उगाया, अरे आखिर कहाँ गया? कोरोना का अभी हमारी हेडलाइन में बताया जा रहा था कि सरकार ने पूरा किया। सुन लीजिए, अरे आप भाषण मत दीजिए, आपको विधायक नहीं बना रही है भाजपा। आप आपको विधायक नहीं बना रही है, आपको विधायक नहीं बना रही है। आप बताइए, चिल्लाने से आप जनता बताइए कि आपके कहने से कोरोना आ जाता है, आपके कहने से कोरोना चला जाता है। कश्यप जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कश्यप जी, मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूँ, कश्यप जी मुझे लगता है कि आपका जवाब हो गया होगा। सुधाकर जी आपका जवाब हो गया होगा। नहीं, आप देश के आंतरिक व्यवस्था की चिंता है, लेकिन आप जैसे लोग जातियों में बांटना चाहते हैं, आप मजहब में बांटना चाहते हैं, आप लोग एक मिनट धर्मेंद्र जी एक मिनट शांत होइए। धर्मेंद्र जी एक मिनट शांत होइए। गाँव का बैठा आदमी आज वो चलिए सुधाकर जी आपकी बात पूरी हो गई। वो इसका जवाब दे देंगे, जो आपने सवाल उठाए उसका जवाब दे देंगे। धर्मेंद्र जी आपकी बात पूरी हो गई होगी। सुधाकर जी धर्मेंद्र जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप कुछ भी बोलेंगे। मैं धर्मेंद्र जी एक मिनट शांत हो रहा हूँ, शांत होइए।
आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं चाहता हूं आपकी आवाज ठीक हो। धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज ठीक करवा रहा हूं, आप थोड़ा शांत होइए। सुधाकर जी, आपका कमेंट पूरा हो गया। सुधाकर जी, अभिषेक जी, एक कमेंट चाहता हूं, क्योंकि देखिए धर्मेंद्र जी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि आपकी सरकार में भी किस तरीके से और कांग्रेस पार्टी के भीतर ब्राह्मणों की किस तरीके से उपेक्षा हुई है। नहीं, एंकर महोदय आप बताइए हमने क्या कहा, अगर बात पूरी आपको दिख रही है हमारी, बताइए क्या कहा। मैं आ रहा हूं सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, छोटा सा कमेंट लेके मैं आपके पास आ रहा हूं। कश्यप जी मैं आ रहा हूं जी। अभी भदोही में एक घरेलू धर्मेंद्र जी एक मिनट धर्मेंद्र जी थोड़ा सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी, आपने जो कांग्रेस पर सवाल उठाए, धर्मेंद्र जी आपने जो कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए उसका जवाब सुन लीजिए ना। अभिषेक जी से जवाब सुन लीजिए, अभिषेक जी से जवाब सुन लीजिए। सुरेश चंद्रा जी, एक मिनट शांत होइए, एक मिनट सबकी आवाज डाउन कीजिए, सबकी आवाज डाउन कीजिए। अभिषेक वाजपेयी बोलेंगे, अभिषेक वाजपेयी। अभिषेक वाजपेयी, एक मिनट शांत हो जाइए। धर्मेंद्र जी शांत हो जाइए। सुरेश जी, आपको और धर्मेंद्र जी को मौका मिला है, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में वापस आ जाऊंगा, और कश्यप जी के पास भी। अभिषेक वाजपेयी, तो कहां से क्या भाषा लेके आते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। देश दूसरी दिशा में जा रहा है, देश एक विश्व की ऐसी ताकत बन चुका है जिसकी। धर्मेंद्र जी, आपके माइक में परेशानी आ रही है, आप एक मिनट थोड़ा शांत होइए, हम ठीक करवा रहे हैं उसे। धर्मेंद्र जी, आपके माइक में दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा शांत रहिए, मैं उसे ठीक करवाता हूं जी। अभिषेक जी आ रहा हूं सर, मनोज जी आ रहा हूं। एक अभिषेक जी अभिषेक जी का एक कमेंट। धर्मेंद्र जी एक मिनट शांत हो जाइए। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप प्लीज शांत हो जाइए। धर्मेंद्र जी शांत हो जाइए, धर्मेंद्र जी शांत हो जाइए, धर्मेंद्र जी शांत हो जाइए। सर, आप दूसरों को भी थोड़ा सुन लीजिए। मैं चाहता हूं अभिषेक वाजपेयी जी। 5 वर्षों की बता रहा हूं, लोग कह के ब्राह्मणों का सम्मान करने और ब्राह्मण के सामने लाठी लेके उनके गुंडे। सर, आपका कमेंट पूरा हो गया ना धर्मेंद्र जी। बचाकर भागे। 5 तारीख की आपका माइक ठीक नहीं है धर्मेंद्र जी, बात को समझिए, आप शांत हो जाइए। धर्मेंद्र जी शांत हो जाइए, धर्मेंद्र जी शांत होइए, धर्मेंद्र जी को म्यूट कीजिए। अभिषेक वाजपेयी बोलिए। बताएं जी, अपना प्रश्न दोहरा दें। बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है। एक बार फिर से ब्राह्मण पूरी राजनीति के केंद्र में आ गया है। अच्छा, ये बता दीजिए मुझे, भारतीय जनता पार्टी वाले मुझे एक मुख्यमंत्री बता दें जो इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री बता दें जो इन्होंने ब्राह्मण दिया। नंबर 1 बात। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, मुझे लगता है कि शायद इनको जानकारी नहीं है, अनर्गल बयानबाजी से बोलते चले जा रहे हैं रट्टू कुत्ते की तरीके से। अभी ये कश्मीरी पंडितों की बात सुन लीजिए, पहले दूसरे की बात सुनना सीखिए। अगर क्षमता नहीं है सुनने की तो फिर चुप रहिए। फिर अभी ये कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे थे, तो उस समय सरकार किसकी थी? वीपी सिंह जी की सरकार थी। उसको समर्थन किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। जहां पे पलायन के समय पंडितों के, कश्मीरी पंडित जो पलायन कर रहे थे, वहां के जगमोहन जी, इनके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, वहां के राज्यपाल थे, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि वहां से वो पलायन ना करे। वो कौन था? अत्याचार, जब जम्मू कश्मीर में जब अत्याचार पंडितों के ऊपर हो रहे थे, तो उस समय राज्यपाल कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे। उस समय कांग्रेस के क्या लेना देना था? आप लोग झूठा प्रचार क्यों करते हैं? आप लोग की सिर्फ मंशा इतनी रहती है क्योंकि आप लोग सत्ता के इतने लोभी लोग हैं कि सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस समय, आपको याद होगा, जिस समय भारत देश आजाद हुआ तब क्या था भारत देश के पास? सब कुछ करके लोगों ने लोगों ने मिल करके भारत देश को सजोया है। अपने स्वाभिमान बेच दिया आपने भारत का, आपने स्वाभिमान बेच दिया था भारत का। आपने क्या किया? 70 वर्ष बाद वापस हुआ है स्वाभिमान। चलिए, आपकी बात पूरी हो गई। मैं आता हूं वापस से। अभिषेक वाजपेयी जी जी, एक मिनट शांत रहिए। मनोज जी के पास जाना चाहता हूं। एक मिनट अभिषेक जी मैं वापस आ रहा हूं। अभिषेक जी
आपस में मत कीजिए, आपस में मत कीजिए, एक एक बोलिए, सबको सुनने में आएगा। वैसे किसी को भी सुनने में नहीं आता है जब हम सब साथ में बोलते हैं। मैं मनोज जी के पास जाना चाहता हूं। मनोज जी देखिए, अगर कांग्रेस से बात करें, कांग्रेस कहती है हम सबसे बड़े हितैषी। राहुल गांधी कभी जनेऊ दिखाते हुए मिलते हैं, कभी शिव मंदिर जाकर के कोशिश करते हैं ये संदेश देने की कि ब्राह्मणों के वो सबसे बड़े ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मायावती ने अपने हाथ में त्रिशूल थामा है। बीजेपी पहले से ही कहती रही है कि हमने जो है धर्म के रास्ते पर हम सबसे पहले चलने वाले लोग हैं। पहनने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि वे परशुराम की मूर्तियां लगाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप इन सबको? हेमंत जी, मनोज जी, हेमंत जी, जी मुझे लगता है पैनल पे सारे लोग बैठे अपने पार्टी पक्ष कर रहे हैं, वरिष्ठ हैं और सब लोगों ने दो बार बात की, बहुत सारे सवाल आए हैं। हाँ, मुझे और आपके पास में नहीं आ पाया और उसके बावजूद भी यह शिकायत होती है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है। जी नहीं, सुनिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा जी। 90s के बाद देश में और प्रदेश में जिस तरीके से एक राजनीतिक परिवेश बदला, चाहे मंडल की बात करें, कमंडल की बात करें, जनता दल की बात करें, बीपी सिंह की बात करें, जी, प्रकृति का एक नियम है हेमंत जी, अगर कहीं कुछ खाली होगा तो उसको भरने के लिए लोग तैयार होंगे। आज जो लोग ब्राह्मण की, परशुराम की, जनेऊ की, जिन की बातें करें, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो ऐसे ऐसे नारे लगे हैं जो आपके चैनल पे नहीं बोले जा सकते हैं। आया राम गया राम के चक्कर में अधिकतर नेता 2014, 2017, 2019, 2022 आने वाले समय में और 2007, 2002 में उत्तर प्रदेश की खाली बात कर रहा हूं, तो ऐसी कोई पार्टी अछूती नहीं जिसमें लोग चुनाव से पहले कूद फांद के अपनी सेटिंग करके नहीं जाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बसपा और सपा में मंत्री थे, आज भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेवा भाव, ज्ञान की बातें करे, अच्छा लगता पढ़ने में, लेकिन राजनीतिक प्रदेश में जो भी पार्टियां हैं उनका एन केन प्रकार सत्ता और सरकार बनाना ये लक्ष्य होता है। रही बात कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस का क्या हुआ। कांग्रेस का देश की आजादी के बाद प्रदेश और देश में जनाधार में उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो चाहे वो दलित का हो, चाहे सर्व समाज का हो, चाहे सवर्ण समाज का हो, इनके साथ धीरे धीरे खिसकता गया। हमको ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं कि मंडल कमंडल और लोहियावाद से निकले लोगों ने, एक समय था जब मुसलमान यादव इनके साथ एक वैचारिक मुताबिक। अच्छा हेमंत जी, मजे की बात आप देखिए, मुलायम सिंह मायावती की सरकार, मायावती भाजपा की सरकार, राहुल और अखिलेश के चुनाव लड़े, मायावती अखिलेश चुनाव लड़े, उसके बाद सिद्धांतों की बात कहां होती है भैया? ये बातें बुरी लग रही होंगी। 2022 के आने वाले चुनाव की बिसात बिछ रही है। सभी जो प्रमुख दल है, कांग्रेस के बारे में अब से भी आपकी बात बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी ट्रायल लोगों ने किया, हाँ, 2014 के बाद प्रदेश में, देश में स्थितियां बदली। हम क्या सभी लोग इस बात को, भारतीय जनता पार्टी 2002 के बाद उत्तर प्रदेश से बाहर थी और जितनी मैंडेट की सरकार 2017 में उसकी बनी, उसका प्रयास है कि 31 साल बाद का इतिहास वो दोहराए और 2022 में रिपीट करे। जबकि हमने अपने पत्रकारिता जीवन में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में किसी सरकार को रिपीट होते नहीं देखा है। चैलेंज बड़े हैं हेमंत जी, अखिलेश के सामने भी, मायावती के सामने भी, कांग्रेस के सामने में, और भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें, अपने वोटर और अपनी चीजों को बचा करके सरकार को दोबारा लाने के लिए, क्योंकि 2024 का रास्ता 2022 से जाएगा, ये बात केंद्र में बैठे मोदी और अमित शाह बाकी सबको पता है। तो जातीय समीकरण, धर्म या इन सब चीजों पे, विकास पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, कोरोना पे चर्चा हो तो जो होनी थी हो गई, लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन पिछले 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों के दिल दिमाग में है, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसको लेकर के ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण नहीं होगा, जबकि यही दलित और ब्राह्मण कांग्रेस के साथ में था। कांग्रेस लगातार सत्ता में थी। मायावती की सरकार बनी 2007 में, उनको भी पता है कि उन्होंने दलित और पिछड़ा और ब्राह्मणों का एक बड़ा मैसेज दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार आई। तो हेमंत जी, मैं पुनः ये बात कहना चाहूंगा कि ठीक बात है, लेकिन ये पब्लिक है, ये जनता है, बहुत सारे ट्रायल जानती है, बहुत चीजों को समझती है, महंगाई सर पे है और बहुत चीजों को उन्होंने देखा है, लेकिन सवाल कहां घूम जाएगा? जात, धर्म, ब्राह्मण, दलित, यादव, मुसलमान, इससे ऊपर उठे 21वीं सदी में है। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होगी, वो राज्य के लिए बेहतर होगा, प्रदेश के लिए बेहतर होगा। जी, और मैं माफी चाहता हूं कि समय अब समाप्त हो गया है, मैं और ज्यादा कमेंट नहीं ले पाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और डिस्कशन करने के लिए। धर्मेंद्र राय साहब आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, मनोज मिश्रा जी आपका भी, सुधाकर सिंह जी आपका भी और सुरेश चंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के ये पब्लिक सब जानती है, लेकिन तमाम पार्टियां ऐसी कोशिश में हैं कि आखिरकार ब्राह्मणों के सारे सत्ता पर काबिज हो जाएं।
देखना यह होगा कि ब्राह्मण किसके पक्ष में जाते हैं। नमस्कार।